नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बैंक एग्जाम की तैयारी हम सभी कर ही रहे हैं और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेटजी सही क्या होती है, किस तरह से अपनी तैयारी को हम बेहतर कर सकते हैं। मैं तो ऐसे वीडियोस हमेशा ही बनाता रहता हूं जहां पे मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजीज देता हूं कि इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सीरीज में आज हम एक कैंडिडेट से जो ऑलरेडी खुद एफसीआई में ग्रेड 3 लेवल पे ऑफिसर हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि आप एफसीआई की तैयारी कैसे कर सकते हैं या एफसीआई का सिलेबस जो कि बैंक एग्जाम के जैसा ही होता है, तो उनसे हम ये जानेंगे कि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी किस तरह से प्रॉपर कर सकते हैं। श्रद्धा आइए। तो श्रद्धा ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, श्रद्धा ऑलरेडी एफसीआई में है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, उसमें ऑलरेडी ऑफिसर के तौर पे ये काम कर रही हैं। तो इनसे हम ये जानेंगे कंप्लीटली कि इन्होंने एफसीआई की तैयारी कैसे करी थी, कौन कौन सी स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी थी, हर एक स्टेप पे स्पीड का क्या महत्व है इनके लिए, कितना इंपॉर्टेंट था, मॉक टेस्ट का क्या महत्व है इनके लिए, कितना इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, टीचर की क्या वैल्यू होती है, हर एक चीज हम यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं। तो श्रद्धा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट एक जो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मैं मानूंगा कि मैं बिल्कुल जीरो हूं और आपकी स्ट्रेटजी मेरे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ओके, सो ओवर टू यू प्लीज। So first of all, my name is Shraddha Singh and now at present I'm working in FCI RO Bhopal एज असिस्टेंट ग्रेड 3। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब मैंने किस तरह से पढ़ाई की और आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसका सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, मतलब बैंकिंग के जैसा ही होता है। मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स तो तीनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम जनरल स्टडीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये तीनों तो बैंकिंग जैसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, मतलब जनरल अवेयरनेस, मतलब ये सब बेसिक बेसिक इन सब के अंदर आती है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मतलब फिर भी बेसिक चीज़ें तो मालूम होनी ही चाहिए। तो बाकी तो आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके पास एफसीआई की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसका भी एग्ज़ाम देना चाहिए, जैसे कि मैंने दिया था। मैं भी बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कर रही थी, बट आई गॉट द चांस टू गिव एग्ज़ाम फॉर एफसीआई AG3, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। तो कुछ नहीं है इसके, मतलब जो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो प्रीलिम्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है, सब सारे सब्जेक्ट्स 25-25 मार्क्स के आते हैं, और प्रीलिम्स है तो इतना हार्ड भी नहीं आता है, तो मतलब इट्स इजी कि आप स्कोर कर सकते हैं। मेरा 75 प्लस स्कोर था और मेरा मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। तो वही है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, आपका प्रीलिम्स तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें मतलब एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, और मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किन किन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपको पता चलता है कि मतलब किस टॉपिक के कितने मतलब मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब तो कोई भी आप एग्ज़ाम दें, ज़रूरी नहीं एफसीआई AG3 का है या और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको मतलब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है, अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो स्टडी प्लान तो ऑलरेडी जैसे हमें पता है कि हमारे मतलब 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स हैं तो हमें पता है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स में मतलब बराबर बराबर टाइम देना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे वीक एरियाज अगर जो हैं तो उस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग है तो उसको भी मतलब टाइम तो देना है। बट इट डिपेंड्स कि हम मतलब सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को मतलब इक्वली लेकर चलें।
तो वही है कि आप अपना प्लान बनाइए कि आपको भैया मतलब 1 आवर एक सब्जेक्ट इंग्लिश को देना है सपोज, या 2 आवर रीजनिंग को देना है, उसके बाद डिसाइड 2 आवर मैथ्स को भी देना है, और बाकी जीएस का तो ऐसा है कि रिवीजन तो उसके लिए ज़रूरी, तो अगर आपने सपोज आपको मतलब मान लो 2 आवर्स आपको जीएस के लिए भी देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग मतलब टाइम दे सकते हैं। बाकी जो कुछ भी है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भैया ये इजी है, ये टफ है, जो कुछ भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेली इफेक्टिव स्टडी आवर, जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपके अगर वीक सब्जेक्ट्स हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और अगर मतलब स्ट्रांग है फिर भी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मतलब सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। आप एटलीस्ट, आप ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर्स में से 16 आवर्स पढ़ाई करें, या वो आप 8 आवर्स भी पढ़ाई अगर करेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको सही वे में यूटिलाइज करते हैं या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम भैया एक सब्जेक्ट की क्लास है, सपोज इंग्लिश की क्लास है, तो हम इस पे भी देख रहे हैं, उस पे भी देख रहे हैं, 10-10 टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है हमें। मतलब अगर आपको अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है तो आप पर्टिकुलर टीचर डिसाइड कीजिए और उसी टीचर को मतलब फॉलो कीजिए कंसिस्टेंटली, जैसे कि मैंने किया था। मैंने भी एक टीचर को ही फॉलो किया था, तो वो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी सपोज 1 आवर इंग्लिश के लिए, 2 आवर्स रीजनिंग के लिए, 2 आवर्स मैथ्स के लिए, और जीएस भी 1 आवर ही दे पाती थी, ज़्यादा नहीं दे पाती थी। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। इसलिए यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, तो आप सफिशिएंट टाइम दीजिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, तो ये सब आप ही जानते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप टाइम लिमिट में मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट डेली देना ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले आप डेली बेसिस पे आप अपना प्लान ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप एक मॉक टेस्ट डेली दे पाएँ, उसको फिर एनालाइज करें कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है और कहाँ आपने बेटर किया है, और आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस के थ्रू इम्प्रूवमेंट भी पता चलेगा कि एक्चुअली आप कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं और कहाँ आप मतलब वीक एरियाज हैं आपके। तो आप मॉक टेस्ट भी डेली बेसिस पे दीजिए, मिनिमम 1 तो आपको देना ही देना है, और अगर आपको चांस मिले तो आप 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा करती थी, 1 तो मेरा कंफर्म रहता था कि हाँ भाई एक मॉक टेस्ट तो देना है, लेकिन कभी कभी मैं 2 मॉक टेस्ट भी दे देती थी। तो आपको एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट तो देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है मॉक टेस्ट का। मैं भी मतलब पहले मेरी भी मतलब एक्यूरेसी तो अच्छी थी, लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी, तो स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे मैंने फील किया कि मतलब मैं कहाँ इम्प्रूव कर रही हूँ, कहाँ लैग कर रही हूँ, तो वो चीज़ मैंने एनालाइज की, क्योंकि आपको सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरी। इसमें एनालिसिस मतलब क्या, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, मतलब आप खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में मैं वीक हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आप अकॉर्डिंगली आप कितना कर पा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जितने भी दें डेली बेसिस पर, उन सबका एनालिसिस तुरंत करें मॉक टेस्ट के बाद, ताकि आपको पता चलेगा आपने क्या मिस्टेक की है, और फिर वो मिस्टेक आप आगे वाले मॉक टेस्ट में ना करें। उसके बाद वही है, एनालाइज योर वीक एरियाज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। वही मैंने बताया कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपके वीक एरियाज कौन से, या आपको खुद भी पता रहता है ना कि भाई मेरा सिलॉग स्ट्रॉन्ग है, इनइक्वालिटी वीक है, या पजल वीक है, सब इंग्लिश में भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब वीक है, या जो भी है, पैराजंबल वीक है, सेम मैथ्स में डीआई अच्छा है, अरिथमेटिक वीक है। तो ये आपको पहले एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज आप डिसाइड कीजिए और चेक कीजिए कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से हैं।
और जब आप ये एनालाइज कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक वीक है या पूरा सब्जेक्ट ही वीक है, तो उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे कि हाँ, मतलब सपोज जैसे मेरा तो स्टार्टिंग में मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो मेरा तो रीजनिंग में मेरी तो पूरी रीजनिंग ही वीक थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे मतलब उस पर वर्क करना शुरू किया। एक्यूरेसी तो मतलब ठीक थे मेरे, लेकिन जब चीज़ आती ही नहीं तो उसकी एक्यूरेसी और स्पीड का क्या ही फर्क पड़ता। तो रीजनिंग में भी मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। टॉपिक वाइज आप चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपका पर्टिकुलर टॉपिक, तो एक एक टॉपिक लेकर आप पहले उस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। जैसे एक मतलब सिलॉक पढ़ लिया, 2-3 दिन सिलॉक को दीजिए, इनइक्वालिटी को दीजिए, पजल्स को दीजिए, पैराजंबल को दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दीजिए, और भी बहुत सारे एरर डिटेक्शन, मैथ्स में भी डीआई अलग है, एरिथमेटिक है, स्पीड मैथ्स है, सब कुछ। तो सारे टॉपिक्स को आपको मतलब टाइम देने की ज़रूरत है, और आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपका वीक एरिया कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो ठीक है, वो तो हम कवर अप करते ही चल रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस देनी है वो हमारे वीक एरियाज पे देनी है, कि हमारे वीक एरियाज कौन कौन से हैं। तो वो आपके अलावा कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप वीक एरियाज देखिए, उसके लिए क्लासेस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और मॉक टेस्ट दीजिए। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद कंप्लीट मॉक तो आपको देना ही है। तो इस तरह से आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स की, तो टीचर्स आपको दुनिया भर के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बता दें, लेकिन वो आपके काम तभी आएंगी जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन हम मतलब याद नहीं रख पाते, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हमें उस टाइम पे हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई ट्रिक, तो वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें याद आ जाए। तो इसलिए आप अपनी खुद की ऐसे ट्रिक्स बनाइए या अपने ऐसे शॉर्टकट्स बनाइए जो आपको हमेशा याद रहे, मतलब जो आप हमेशा यूज़ करें। शॉर्टकट अगर आपने बनाए हैं तो आपको डेली बेसिस पे उसी शॉर्टकट का यूज़ करना ज़रूरी है। जब आप उनका यूज़ करोगे तभी आप मतलब उनका यूज़ करोगे तभी आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बताया, क्योंकि सारे टीचर्स अपने अलग अलग ट्रिक्स बताते हैं, अलग अलग मतलब शॉर्टकट्स बताते हैं, लेकिन आप सबके फॉलो नहीं कर पाओगे। ये मतलब जेन्युइन है कि आप सारे नहीं फॉलो कर सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ में आ रहा है और क्या समझ में आ रहा है, फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग मतलब बनाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए। तो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उनको यूज़ कीजिए अपने मतलब मॉक टेस्ट में या डेली प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, तो उसको मतलब ये अपनी हैबिट में लेकर आइए, क्योंकि अगर हैबिट में आएगी चीज़ तभी आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे फाइनल जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें। तो आप डेली शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी इन्हेंस, तो अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी को इन्हेंस करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस कब होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहली बात, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो उसके आपको पूरे टॉपिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद वो सारे टॉपिक्स आपके आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो आप उसको मतलब कर ही नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले तो टॉपिक्स देखिए अपना। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है, जैसा कि बताया। सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर उन सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब जानिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि आप सबसे पहले तो आपको एक्यूरेसी लाने की ज़रूरत है। जब एक्यूरेसी आएगी उसके बाद स्पीड अपने आप आ ही जाएगी, वो भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी मतलब स्पीड और एक्यूरेसी तो मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि जितना फास्ट आप मॉक टेस्ट करेंगे वो उतनी ही जल्दी होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें एक प्रॉफिट ये भी मिलता है कि हम मतलब कोई क्वेश्चन टाइम लिमिट में कर पाते हैं या नहीं, उससे वो पता चलता है। तो मॉक टेस्ट करने का प्रॉफिट यही है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उस टाइम लिमिट में कर पाते हैं या नहीं, वो हमारे लिए मैटर करता है। तो
स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाद में एनालाइज करते टाइम ये भी देखेंगे कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया। तो आपको पता चलेगा कि भाई आपने सिलॉग के क्वेश्चन 20 सेकंड में किए, कुछ 30 सेकंड में किए। स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करेंगे मतलब मॉक टेस्ट देने की, तो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको काफ़ी टाइम लगे और आप पहले तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे और फिर आप उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें ये ज़रूरी है। तो आप मॉक टेस्ट अगर देंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी अपने आप आ जाएगी, और स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी जब तो आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसका रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो थ्योरी वाली चीज़ होती हैं वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है अगर आप उनका रिवीजन नहीं करते हैं। तो जैसे कि इसमें जीएस सब्जेक्ट होता है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ होता है, तो आपको उनका रिविजन करना ज़रूरी है। जैसे हिस्ट्री हो गया हमारा, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे और भी सारे साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो और भी ये सब चीज़ें हैं जिनके मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सब का तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स कर ही नहीं सकते। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, या आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट उतना तो रिवाइज करके चलें। तो डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात होगी। आपने मैथ्स में भी कोई टॉपिक पढ़ा है या रीजनिंग में पढ़ा है तो उनका भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीजनिंग में बात करें तो पजल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, चाहे वो सर्कल बेस्ड हो, स्क्वायर बेस्ड हो, या जो भी बॉक्स बेस्ड हो, तो उन सब का भी आपको अलग अलग मतलब वो होता है, पैटर्न होता है, तो वो भी सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप सेम टाइप की पजल्स अगर करेंगे तो उससे भी आपका रिविजन होगा। मैथ्स में भी सिमिलरली जो अरिथमेटिक होते हैं तो वो भी प्रैक्टिस के बिना आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो अरिथमेटिक में भी आपको मतलब रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं तो उसमें रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बी कंसिस्टेंट टिल गेट सक्सीड। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ करें, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, या किसी भी काम, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को डेली बेसिस पे करते हैं, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में करें, लेकिन अगर आप वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो वो आपको आगे जाके हेल्प करने वाली है डेफिनेटली। ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन जब आप उस चीज़ को मतलब ऑनेस्टली फॉलो करेंगे कि हाँ भाई मैं ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहा हूँ, जब आपको वो फील हो जाएगा, ये खुद में आपको फील होगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली चीज़ें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो वो चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करेंगे, जैसा कि मैंने भी किया है। मैंने भी अपने मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था यार पढ़े जा रहे हैं, कुछ हो तो हो नहीं रहा है, क्या करें, बहुत टाइम से तो कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 6-7 महीने हुए थे जब फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था ना कि पढ़े जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जब एग्ज़ाम आई तब पता चला, फिर उसके बाद जब जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तब तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो वही लिखा है कि भाई कंसिस्टेंट टिल गेट सक्सीड, मतलब कंसिस्टेंसी की वैल्यू आपको तभी समझ में आएगी जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे मतलब चीज़ों के लिए। मॉक टेस्ट आपको कंसिस्टेंटली देना, मतलब पढ़ाई को आपको कभी स्किप नहीं करना है। लेकिन इन केस अगर आप स्किप कर देते हो या गलती से कुछ में आप नहीं पढ़ पाते हो तो आप उसको अगले दिन कवर कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने खुद फील की है जब कंसिस्टेंट रहने के बाद। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ टॉपिक्स हमको समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि कुछ नया हो गया बिल्कुल हमारे लिए, हमने पहले कभी उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं होता है, या जो कुछ भी। तो होता है ना, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्लासेस ले लेते हैं,
और लेकिन अगर यूट्यूब पे भी उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करना या कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आप अच्छा समझते हैं, तो आप उसके क्लासरूम प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने भी खुद सब्सक्रिप्शन लिया था, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मैक्सिमम कंटेंट नहीं मिल पाता है हमें यूट्यूब के थ्रू। तो इट्स मतलब ये हमारे ऊपर है, अगर हमको मतलब लिटरली अगर हमको सच्चे उसमें पढ़ाई करनी है, ऑनेस्टली अगर पढ़ाई करनी है, तो आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको भाई ये सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे तो आप क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं और अपना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने तो किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, और अगर आप यूट्यूब पे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपको बेस्ट लगता है आप वो क्लासरूम ज्वाइन कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको एग्जाम क्रैक करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। बस ये था, मैंने तो बता दी अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी मैंने फॉलो किया था, सारे सब्जेक्ट्स कैसे-कैसे किया और कैसे-कैसे, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं जब हम पढ़ पाते हैं, नहीं भी पढ़ पाते हैं। लेकिन मेन वो जो है वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है और आपको जो भी सारे मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं उन सबको फोकस करने की ज़रूरत है। अपने सारे सब्जेक्ट्स पूरे, सबसे पहले तो अपना सिलेबस एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पूरा चीज़ बेसिक से कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस के थ्रू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन हमें इतना कंटेंट अवेलेबल है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है और बेस्ट कंटेंट मिलता है। तो जो क्लासरूम आपको अच्छा लगता है उसको ज्वाइन कीजिए, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको शायद अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे और जब आप मतलब धीरे धीरे आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रॉपर टाइम दीजिए मॉक टेस्ट को, अपनी पढ़ाई के लिए ऑनेस्टली टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है और हम कुछ करने लगे हैं, तो मतलब जितनी देर पढ़ें ऑनेस्टली पढ़ें, भले ही 4 घंटे पढ़ें लेकिन ऑनेस्टली पढ़ें और पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दीजिए और आपको जैसे अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। और FCI AG3 का सिलेबस इतना टफ नहीं होता है। बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है FCI AG3 का एग्ज़ाम देने की, तो आप वो एग्ज़ाम दीजिए, मैं तो बिल्कुल बोलूँगी। उसके लिए सिर्फ GS एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं आता है पेपर और बहुत ईजी आता है। मैंने बस एक नहीं बताया कि मैंने प्रीलिम्स में बताया कि प्रीलिम्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आते हैं 120 मार्क्स के। तो मेंस में आपके 120 वो भी इक्वली डिवाइडेड रहते हैं सारे सब्जेक्ट में, 30-30 मार्क्स ईच। तो बस यही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लेवल आप कह सकते हैं हाई और लो, क्योंकि प्रीलिम्स का तो लो आता है लेकिन मेंस का थोड़ा सा हाई आता है। लेकिन ठीक है, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए फिर भी ईजी रहेगा, तो आप दे सकते हैं एग्जाम FCI AG3 का। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर इन केस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप लोगों को FCI AG3 का एग्ज़ाम देना चाहिए। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू।